तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक की। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। और इस वीडियो का कोई भी आपको रेकमेंड करने का मोटिव नहीं है और ना आपको इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत है। हम जो भी बात कर रहे हैं सिर्फ बैंक के हेल्थ की बात करेंगे और इनके रेशियोज़ की बात करेंगे, लेकिन आपको रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है बाय या सेल का, वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से लेना है या अपने आप खुद सोच के लेना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो एक्सिस बैंक लिमिटेड, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट कैप है इसकी 3,60,898 करोड़, यानी कि ये लार्ज कैप कंपनी है। और प्राइस टू बुक की अगर हम बात करें तो इसकी प्राइस टू बुक है 2.29। प्राइस टू बुक मैंने आपको समझाया था कि जो इक्विटी कैपिटल है प्लस रिजर्व्स हैं उनको ऐड करें और जो भी उसका मार्केट कैप है, मार्केट कैप से उसको डिवाइड कर दें। तो ये आप देख सकते हैं कि इक्विटी कैपिटल इसका 617 है और रिजर्व्स इतने हैं। इनको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा बुक वैल्यू। ठीक है, तो ये है इसका बुक वैल्यू। बाकी हम देखते हैं कि और क्या है इसके पैरामीटर्स। इसका आरओई है 18.4। तो आरओई और आरओए का एक रिलेशन होता है। रिटर्न ऑन एसेट्स है 1.85 और आरओई है 18.4। तो मतलब ये अपने खुद के पैसों पे, खुद के एसेट्स पे, जो भी इसके एसेट्स हैं टोटल मिला के उस पे 1.85% का रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स मतलब कि नेट प्रॉफिट अपॉन द टोटल एसेट्स। और आरओई यानी कि नेट प्रॉफिट अपॉन द इक्विटी वैल्यू, मतलब कि जो शेयर होल्डर फंड है प्लस जो रिजर्व्स हैं, बुक है बेसिकली, उस पर जनरेट कर पा रहा है 18.4% का रिजल्ट का, मतलब आरओई जनरेट कर पा रहा है। तो अब हमको ये देखना है कि ये जो इनका आरओई अपॉन आरओए होता है वो होता है लेवरेज। मतलब कि खुद के पैसे अगर उसके पास 100 रुपए हैं तो वो लेवरेज करके आरओई कितना बना पा रहा है। तो इसके लिए हम इसको आरओई को 18.4 को 1.85 से डिवाइड कर देंगे तो 9.9 टाइम्स इसका जो है लेवरेज है। तो बैंक का लेवरेज आ गया हमारे पास। लेवरेज इज इक्वल टू आर ओ ई अपॉन में आर ओ ए। और अगर आपको इससे डेट टू इक्विटी निकालना हो तो डेट टू इक्विटी होता है आपका लेवरेज -1। ठीक है, तो इसमें इस केस में हमारे इस केस में लेवरेज आ गया आपका 9.9 और जो हमारा डेट टू इक्विटी आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 8.9। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी डेट टू इक्विटी की। अब हम बात करते हैं कि बुक इसके एक्सिस बैंक के एनपीएस क्या है। उसके लिए मैं आपको इसके अभी डॉक्यूमेंट्स में लेके जाऊंगा। देख लेते हैं कि रेशियोज में और क्या क्या हमको दिख सकता है। आरओए आरओई की बात हो गई है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ 19.2% की है। अच्छा, ये जो भी डेटा होता है ना, ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स का होता है। तो अभी जैसे सितंबर का रिजल्ट आया तो पिछले सितंबर का रिजल्ट हटा दिया और इस वाले सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट ऐड हो गया उसमें। तो अभी जो आपको डेटा दिख रहा है यहाँ पर, इसमें कौन कौन से क्वार्टर्स हैं। इस साल का सितंबर क्वार्टर, इस साल का जून क्वार्टर, इस साल का मार्च क्वार्टर और पिछले साल का दिसंबर क्वार्टर। ठीक है, तो ये होता है। चलिए अब हम चलते हैं इसके और डिटेल्स में, देखते हैं कि इन्होंने प्रेजेंटेशन में बाकी चीज़ें जो हमको देखनी है, एनपीए और एडवांसेस ग्रोथ, उसके बारे में क्या बात करी है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो इनका एयूएम है या एडवांसेस ग्रोथ जो है, इनका यहाँ पे नेट एडवांसेस ग्रोथ हुआ है 11% ईयर ऑन ईयर। और अगर हम ग्रॉस एडवांसेस ग्रोथ की बात करेंगे तो 12% हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं हम लोग 12% वाई ओ वाई। और क्यू को क्यू हुआ है ये 2%। ठीक है, तो 2% ये क्यू बढ़ा है एडवांसेस। अब हम देख लेते हैं कि एनपीए का क्या इनका सीन है। एनपीए है इनका जीएनपीए 1.44%, जो कि 29 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है ईयर ऑन ईयर। बेसिस पॉइंट्स होता है मतलब 1/100। तो 29 बेसिस पॉइंट का मतलब है 29/100, यानी 0.29% कम हो गया है ये पिछले साल के मुकाबले, पिछले सितंबर क्वार्टर के मुकाबले। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 1.44% है ये जीएनपीए। ठीक है, तो जीएनपीए इनका 1.44% हो गया।
और इनका जो नेट एनपीए है वो हो गया 0.34%। तो ये भी लिख लेते हैं 0.34%। ठीक है, तो ये जो डिक्लाइन हुआ है 29 बेसिस पॉइंट्स नीचे गया है ये, और जो नेट एनपीए है वो 2 बेसिस पॉइंट्स नीचे गया है। ठीक है, ये बात हमको पता चली। और इसके बाद हम देखते हैं कि इनका नेट प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ है। इन्होंने यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बताया है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो हम लोग सर्च कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट। तो अब ये देख सकते हैं कि इनका जो नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है वो 18% ईयर ऑन ईयर हुआ है और 15% क्यू ओ क्यू हुआ है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये भी हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे 18% YOY एंड 15% QOQ। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, निम्स। निम इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, द बैंक्स नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रीव 9% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, और जो मार्जिन है वो हुआ है इनका 3.99% पे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया इनका 3.99%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मैंने आपको बताया था कि जितना बैंक ने अपने कस्टमर्स डिपॉजिट जो रेट पे ले रखे हैं और जितना वो लोन्स पे दे पा रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो गया आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एक बार और भी देख लेते हैं और कहाँ कहाँ पे निम्स आ रहे हैं। ये रहा निम, ये देख सकते हैं आप। तो वैसे ही जैसे हमने ऊपर देखा था 3.99%, वही फिगर यहाँ पर भी है ओवरऑल। और डोमेस्टिक में इनका निम जो है वो 4.06% है, मतलब कि डोमेस्टिक जो लोन दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा निम बना पा रहे हैं, और ओवरऑल 3.99% है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ फंड्स भी हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, मतलब कि इनको क्योंकि रेपो रेट ऊंचा है तो इनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है अपने फिक्स डिपॉजिटर्स को, और उसकी वजह से इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊंचे जा रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स अब हम देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स कितना है इनका। कॉस्ट ऑफ, ये रहा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स। तो सेविंग्स अकाउंट में इनके पास जो है वो 2869, ये डेटा किस में है, बिलियंस में है। ठीक है, तो 2869 बिलियंस है, ये 1% गया है ऊपर, और करंट अकाउंट भी इनका 13% ऊपर गया है ईयर ऑन ईयर। सबसे ज़्यादा जो बढ़त आई है वो आई है 21% की टर्म डिपॉजिट में। मतलब कि इनके जितने भी कस्टमर्स हैं वो प्रेफर कर रहे हैं कि वो फिक्स डिपॉजिट में, टर्म डिपॉजिट में पैसा डालें, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट में इतना पैसा नहीं डाल रहे हैं। और उसके रीजंस आपको पता ही हैं कि करंट अकाउंट में तो कुछ इंटरेस्ट मिलता नहीं है, और सेविंग्स अकाउंट में भी 3% के आसपास मिलता है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि टर्म डिपॉजिट में डालें। तो इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स हमने देख लिए 5.08% है इनके Q2 के, यानी कि सितंबर क्वार्टर के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कॉस्ट टू इनकम क्या है इनकी। कॉस्ट टू इनकम, कॉस्ट टू इनकम के नाम से इनके पास कोई है नहीं, कॉस्ट टू के नाम से है कुछ, कॉस्ट टू एसेट्स है और दूसरा कॉस्ट टू एसेट्स है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट टू इनकम हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार मैं कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स यहाँ पे लिख दूँ 5.08%। ठीक है, कॉस्ट टू इनकम मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं, शायद आ जाएगा, हाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से आ गया। तो कॉस्ट टू इनकम क्या होता है? कॉस्ट टू इनकम होता है, जैसे नाम आप देख पा रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ठीक है, इनटू में 100% निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे इसको, तो आपका कॉस्ट टू इनकम आ जाएगा। तो इनका कॉस्ट टू इनकम है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके सामने फिगर है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 9493 बिलियन, सॉरी करोड़ में है ये, 9493 डिवाइडेड बाय जो इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, यानी कि कोर ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखेंगे इसमें, वो है 19,094, 19094। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज में निकाल रहे हैं 49.7, ये आ गया हमारे पास 49.7%। यानी कि जो भी इनका इनकम हो रही है 100 रुपए की, उसमें से 49.7
रुपीज इनको देने पड़ रहे हैं उसको कमाने के लिए 100 रुपए की इनकम को। ठीक है, तो कॉस्ट टू इनकम हमारा यहाँ पे आ गया, इसको हम यहाँ पे ऊपर भी लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमने इसको लिख लिया और यहाँ पे हमने इसको लिख भी दिया है, एरो भी मार दिया। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि लोन का क्या है, इनका लोन मिक्स क्या है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं। तो इनका जो लोन मिक्स है वो आप देख सकते हैं कि रिटेल में 15% बढ़ा है, एसएमई में 16% बढ़ा है, कॉर्पोरेट में 6% बढ़ा है, और ये आपका ओवरऑल जो है वो 11% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। और ये आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इनकी लोन बुक है वो रिटेल में ही है। रिटेल में बेनिफिट ये होता है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं ये अपने कस्टमर से। तो बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, आपने देखा था नीचे, जैसे आपको मैंने यहाँ दिखाया था निम्स में, और वो कहाँ चला गया स्लाइड, वो रिटेल की वजह से ऊंचा था। तो रिटेल में ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, 15-16% का पर्सनल लोन मिलता है। बाकी एसएमई में और कॉर्पोरेट में इतना ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने इसको काफ़ी हद तक यहाँ पे बढ़ाया है। देख सकते हैं 60% ऑफ द पोर्टफोलियो जो इनका है वो इनका रिटेल में ही है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं आरओए के बारे में। आरओए तो मैंने आपको पहले बता दिया है, आरओए आपको यहाँ भी मिल जाएगा, 1.85 है, बट इनकी प्रेजेंटेशन में एक बार देख लेते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स, एसेट के नाम से नहीं है तो एवरेज एसेट के नाम से होगा। हाँ, ये रहा आपका 1.84%। वहाँ पे 1.85 लिखा हुआ था, यहाँ पे 1.84 है, वो ये एक बात है। ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे लिखा हुआ है 17.58%। ठीक है, तो ये है कुछ इस बैंक की हेल्थ। Q2 के हिसाब से प्राइस टू बुक एक बार मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 2.29। ठीक है, तो प्राइस टू बुक हो गया आपका 2.29। इसमें जो अच्छी चीजें हमको देखने को मिली है कि जीएनपीए घटा है, नेट एनपीए घटा है, और बाकी सब में ग्रोथ आई है, एडवांसेस में ग्रोथ आई है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई है, और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स भी इनके ठीक है इन्फ्लेटेड हैं थोड़े, लेकिन उसके रीजंस आपको पता ही हैं। और रिटर्न ऑन एसेट्स अच्छा है। जनरली बैंक्स जो टू रेंज रिटर्न ऑन एसेट्स 2 करते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, 2% के। और आरओई अराउंड 17, 18, 16, 17, 18 वो अच्छे माने जाते हैं। तो उस हिसाब से ये बैंक जो है ये आपके सामने मैंने प्रेजेंट करा है। तो चलिए अब हम कल मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।